तो दोस्तों कल देर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज भारत को दिया जाता है। अब इसका क्या मतलब है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि भारत एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन करने की तैयारी में दिखाई पड़ता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच को देने से पहले किस प्रकार से ग्राउंड पर तैयारियां की थी उसके बारे में पूरा विवरण देंगे। साथ ही साथ लिब्रांडो का मेल्टडाउन तो भैया फ्री है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि संकट के समय में ही कोई आविष्कार या फिर कोई क्रांति हुई है, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो कोई और क्रांति हो, सभी की सभी संकट के समय में हुई हैं। साल 1964 प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। देश में भारी कमी थी अनाज की। प्रधानमंत्री कहते हैं देश को संबोधित करते हुए कि सभी के सभी रात का खाना छोड़ दो ताकि सबको 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाए। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन किया जाता है। अनाज की भारी कमी से अनाज के गोदाम भरे हुए तक का सफ़र तय किया है भारत ने, वो भी एक क्राइसिस के बाद। और अगर कोई देने बैठे तो हज़ारों एग्जाम्पल हिस्ट्री में से निकाल कर दिए जा सकते हैं। कोरोना भी कुछ इसी प्रकार का संकट है और इसमें जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है वो है इकोनॉमी। अगर गोल्डमैन सैक्स की माने तो 1.6% की ग्रोथ रेट से भारत 2020-21 में बढ़ेगा। और वर्ल्ड बैंक या मूडीज की इन सब के रिपोर्ट्स को देखा जाए तो सभी के आंकड़े जो हैं वो 1% से 2.5% के बीच में ही फ्लोट करते हैं। इकोनॉमी गिर गई तो देश की अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जब कोरोना शुरू हुआ था उससे पहले भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 6% का और वो बढ़ते बढ़ते 26% पर जा गया और उसके बाद वो थोड़ा सा गिर कर 21% पर अभी खड़ा हुआ है। तो ये एक क्राइसिस है और ऐसे में ज़रूरत है इकोनॉमी को रिवाइव करने की और उसी के लिए अनाउंस किया गया है 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज। ये पैकेज दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पैकेज है। अमेरिका और जापान के बाद भारत ने ही इतना बड़ा स्टिमुलस दिया है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। भारत की टोटल जीडीपी का 10% होता है ये आंकड़ा। अब भाई अगर 3-4 दिन पहले के राहुल गांधी को सुने तो 3-4 दिन पहले वाला राहुल गांधी ये कह रहा था कि भाई इंडिया को 65,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक स्टिमुलस देना चाहिए ताकि इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो सके। Start putting money directly into 50% of India's poor households. Just without thinking of it, just start doing that. It's not going to cost so much. 65,000 crores is what it's going to cost. लेकिन जैसे ही 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया उसके बाद एमपी कांग्रेस ने सवाल पूछ लिया और सवाल ये था कि बस 10% ऑफ जीडीपी, कम से कम 50% ऑफ जीडीपी तो दिया होता। अब भाई एमपी कांग्रेस की जो डिमांड है हमारे तो समझ में आ रही नहीं है क्योंकि इनका नेता कहता है कि 65,000 करोड़ जो है वो चाहिए था। अब या तो इनको लगता है कि 65,000 करोड़ 20 लाख करोड़ से ज़्यादा है या फिर ये अपने नेता को सीरियसली ही नहीं लेते हैं। और ये डिमांड राहुल गांधी की अकेले की नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि भैया इनको इकोनॉमिक स्टिमुलस चाहिए ताकि देश की इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत किस प्रकार से इकोनॉमिक क्रांति करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों WHO की तरफ से एक अच्छी खबर ये आई है कि फाइनली उन्होंने मान लिया है कि चाइना का एक फॉल्ट था कोरोना वायरस के फैलने में। यूएसए को तो आपको पता ही होगा, उन्होंने मुखर तौर पर चाइना की खिलाफत की थी। साथ ही साथ जापान ने भी कहा था कि अगर कोई कंपनी, कोई जापानी कंपनी चाइना से निकलकर किसी और देश में अपना हब बनाना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, तो हम उसको इंसेंटिव प्रदान करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी चाइना के अगेंस्ट लॉज बनाए गए हैं। साथ ही साथ जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों में भी चाइना के अगेंस्ट लॉज बनाए गए हैं। भारत ने भी लॉज बनाए हैं चाइना के अगेंस्ट। साथ ही साथ यूके की बड़ी सारी कंपनीज हैं जो चाइना को छोड़ देना चाहती हैं। दोस्तों जैसे ही भारत में शेयर्स के प्राइसेस गिरे, चाइना ने अपना एक हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया HDFC बैंक में और उसके बाद भारत ने सीधा का सीधा एक लॉ बना दिया जिसके तहत चाइना अब भारत में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है और भारत के बैंकों पे जो उसकी कुदृष्टि थी उसको वो फलीभूत नहीं कर पा रहा है। बस यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इच्छा जाहिर की थी कि जितनी भी डिमांड सप्लाई की कंपनीज हैं चाइना के अंदर, यूएस वाली, वो सभी चाइना को छोड़ दें और किसी और जगह पर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। अब भाई प्रेसिडेंट तो चाहते थे कि सारी कंपनीज वहाँ से निकल जाएं, मगर कंपनीज वहाँ पे अभी भी स्टे करना चाहती थी।
लेकिन अब इसमें भी एक छोटी सी बात छुपी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। वहीं साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, जापान, इन देशों की कंपनीज भी वहां से निकलने के लिए बेहद तैयार हैं और हजारों कंपनीज ऐसी हैं। और जब ये कंपनीज निकलने के लिए तैयार हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है भारत जैसे देशों के लिए कि इन कंपनीज को चाइना से निकालकर भारत में शिफ्ट किया जाए। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि ग्राउंड पर भारत ने क्या क्या तैयारियां की इन कंपनीज को लेकर आने के लिए। तो भारत पिछले कई दिनों से लगा हुआ है कि इन कंपनीज को किस प्रकार से भारत में लेकर आया जा सकता है, और ये जो पैकेज डिजाइन किया गया है ये इसी बात को ध्यान में रखकर किया गया है। चीन से जो हजारों कंपनीज निकलना चाहती हैं उसमें से 1000 के आसपास कंपनीज ऐसी हैं जो भारत से बात कर रही हैं, और उनमें से 300 कंपनीज तो बिल्कुल एक्टिवली बात कर रही हैं जो भारत में आने के लिए तैयार है। ये जो 1000 कंपनी जिनसे बात चल रही है मुख्यतः मोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से आती हैं। भारत ने ऐसे 10 सेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें वो बेहतर सुविधाएं इन कंपनीज को दे सकते हैं। ये काम तो था भैया 22 अप्रैल तक का, लेकिन 7 मई आते आते 1000 कंपनी तो केवल यूएस की ऐसी हो गई जो भारत में आने के लिए तैयार थी, भारत से बात कर रही थी। अब भाई इन कंपनीज से आपने बात तो कर ली, पर इनको दोगे क्या, सबसे बड़ा सवाल ये भी आ जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है लैंड। इसके बारे में कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में भी बात की, और जो इकोनॉमिक पैकेज है उसका एक हिस्सा लैंड रिफॉर्म्स के लिए भी लगेगा। अभी तक इंडस्ट्रीज के लिए भारत में आके लैंड को देखना, कौन सी लैंड अच्छी रहेगी, वहां पर उसकी लीज से लेके अंट शंट जो तैयारियां होती हैं वो सब कुछ करना काफी टीडियस प्रोसेस हुआ करता था, लेकिन अब इस रिफॉर्म के चलते बहुत आसान हो जाएगा इन कंपनीज के लिए भारत में लैंड लेना। अगर हम बात करें तो भारत ने लग्जमबर्ग से दोगुनी जमीन ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली है। अगर हम इसका एरिया बताएं तो 4,61,589 हेक्टेयर इसका एरिया आता है। वहीं अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, जो सबसे ज्यादा किसी कंपनी को अट्रैक्ट करता है, तो भारत उसमें बहुत लंबी छलांग लगाकर 63वें पायदान पर पहुंच गया है। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में भारत की रैंकिंग थी 142 190 देशों में से, और 2019 आते आते ये रैंकिंग 63 पर पहुंच गई, और उम्मीद है कि 2020 के अंत तक ये रैंकिंग पहुंच जाएगी 50 के अंदर। अगर लेबर लॉज की बात करें तो लेबर लॉज में भारत के जो लेबर लॉज थे वो अभी तक नेहरूवियन टाइम के थे, सोशलिस्ट टाइप के थे, लेकिन बीजेपी रूल्ड कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इन लॉज को भी रिवाइव कर रहा है और इनको फ्रेंडली बना रहा है कंपनी और लेबर दोनों ही के। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने यह अनाउंसमेंट भी कर दी है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 15 लाख के करीब है यूपी के अंदर, सभी को जॉब दी जाएगी। अभी उनका स्किल आइडेंटिफिकेशन चल रहा है और ज़रूरत हुई तो उनको स्किल और ज़्यादा प्रदान की जाएगी। तो भाई इन तैयारियों से लगता है कि भारत प्रतिबद्ध तो है, अब ये कितनी फलभूत होती हैं वो देखने पर पता चलेगा। खैर इतिहास तो रहा है कि संकट के समय में ही रेवोल्यूशन होते हैं। नरेंद्र मोदी की स्पीच को अगर हम ध्यान से सुने तो उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि लोकल चीज़ों को खरीदें, लोकल चीज़ों को खरीदें, लोकल को वोकल बनाएं और लोकल ब्रांड्स को ग्लोबल ब्रांड्स बनाएं। अब इसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि भाई आप विदेशी ब्रांड्स को मत खरीदिए या फिर आप चाइनीज़ ब्रांड को मत खरीदिए। अब जी 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टिमुलस मिला है तो उसके बाद दलाल स्ट्रीट तो भाई काफ़ी खुश है, साथ ही साथ जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो भी खुश नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ के कैप्टन्स हैं वो भी भाई बड़े खुश हैं, मगर कौन खुश नहीं है? जो हर बार खुश नहीं होते, लिब्रांडू। तो भाई लिब्रांडू हो गए पगलैट। अनुराग कश्यप कह रहा है कि भाई 15 लाख जोड़ जोड़ के 20 लाख करोड़ बना दिए, अब 20 लाख करोड़ जोड़ जोड़ के 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देगा। ऐसे ही सपने में सब कुछ चलता रहेगा। कमबख्त को अभी तक ये नहीं पता चला कि 6 साल पहले एक फेक न्यूज़ उड़ाई गई थी और 6 साल में इस भाई को ये नहीं पता चला कि वो फेक न्यूज़ थी। और वैसे भी अनुराग कश्यप की ये पुरानी आदत रही है फेक न्यूज़ देने की। अभी हाल ही में उन्होंने हिटलर की एक स्पीच पे फेक सबटाइटल्स देकर मोदी की स्पीच के साथ कंपेयर कर दिया था और कहा था देखिए मोदी तो हिटलर है। रोहिणी सिंह को बड़ी जोर से नरेंद्र मोदी की बुराई आ रही थी, मगर वो स्टिमुलस पैकेज के बाद बुराई कर नहीं सकती थी। तो भाई मैडम ने क्या किया, अनप्लैन्ड लॉकडाउन कहकर लॉकडाउन की ही बुराई कर दी और कहा कि देखिए स्टोर्स के अंदर जो है माल सड़ने लग गया है। इतना अनप्लैन्ड था लॉकडाउन। अगर जब फोटो को देखा गया तो फोटो पता चली मलेशिया की थी। आरफा खानम शेरवानी पूछ रही थी कि मोदी स्पीच देते वक्त बात किससे कर रहा था,
तो भाई जिनके पास पेपर थे ना, पेपर, उनसे बात कर रहा था। आप छोड़ो, आपका क्या मतलब। तहसीन पूनावाला, मिहिर शर्मा और अशोक स्वाइन ने एक मुद्दा ये उठाया कि भाई ये जो पैसा है ये आएगा कहां से। तो भाई ये पैसा भी वहीं से आएगा जहां से राहुल गांधी कह रहे थे कि 65,000 करोड़ दे दो। वैसे आज या कल में ही फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को अनाउंस कर देंगी कि भाई ये पैसा कहां से आएगा और कहां कितना जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर लगता है कि भारत इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के मूड में तो है। अब ये कितनी हद तक फलीभूत होता है ये भविष्य के गर्भ में है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ उम्मीद ये भी है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। हमें patreon.com पर सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में देख सकते हैं, लिंक होगा। ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में दिख जाए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ज़्यादा खबर। जय हिंद, जय भारत।